everyone, welcome to a brand new video of Mr. Putting Curious। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे चीजों की बात करेंगे जो इस गेम वीक में हुई हैं और हम बात करेंगे आने वाले चैंपियंस लीग मैचेस के प्रीव्यू की। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स और मैचेस की। तो सबसे पहले मैच के बारे में बात करेंगे, वो था चेल्सी वर्सेस वुल्व्स या वुल्व्स वर्सेस चेल्सी, जो वुल्व्स के होम ग्राउंड में था। चेल्सी के लिए अवे मैच था और फ्रैंक लैम्पार्ड का पहला मैच था। मैंने फ्रैंक लैम्पार्ड के अपॉइंटमेंट की एक छोटे शॉर्ट वीडियो में बात की थी, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं की। तो चलो इस मैच के साथ बात कर लेते हैं। ये मैच जो था, ये ऐसा लग रहा था इस मैच से पहले फ्रैंक लैम्पार्ड को सिर्फ 2 ही दिन मिले थे टीम के साथ काम करने के लिए। तो फ्रैंक लैम्पार्ड, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चेंज होगा इस बार और इस बार हमें डायरेक्ट फुटबॉल देखने को मिलेगा, थोड़ा अग्रेसिव फुटबॉल देखने को मिलेगा और कुछ प्लेयर्स की वापसी होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रैंक लैम्पार्ड ने ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ टीम निकाली ग्रैम पॉटर की तरह, और टीम और 2 सेकेंड हाफ में थोड़ा डिसेंट खेली, लेकिन ओवरऑल मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। तो फ्रैंक लैम्पार्ड काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको अच्छा, बाय द वे, उनको अच्छा ओवेशन भी मिला क्राउड से जब वो आए डगआउट में, और सब एक्साइटेड थे। फ्रैंक लैम्पार्ड वाइब्स लेके आ रहे थे, तो वाइब मैनेजर है फ्रैंक लैम्पार्ड, और ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक लैम्पार्ड के आने से थोड़ी तेजी आएगी, कुछ गोल होंगे, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल दो चेल्सी सेकेंड हाफ में थोड़ा डिसेंट खेली फर्स्ट हाफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं कर पाई और 1-0 से हार गई। मोस्ट ऑफ द टीम, मोस्ट ऑफ द मैच में स्लो थी, मोस्ट ऑफ द प्लेयर स्लो थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था प्लेयर्स के, अग्रेसिव नहीं दिख रहे थे, वही सेम बैक पासिंग दिख रही थी, साइडवेज पासिंग दिख रही थी, और टीम में एनर्जी की अभी भी कमी दिख रही थी। तो फ्रैंक लैम्पार्ड ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट मैच से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है चैंपियंस लीग का, उससे पहले इस पे काम करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया तो रियल मैड्रिड के साथ तो कुछ नहीं हो पाएगा। पर फ्रैंक लैम्पार्ड को 2 ही दिन मिले, उन्होंने कोशिश करी उसमें थोड़े सेशंस लेने की और आगे बढ़ने की, लेकिन ऐसे में फ्रैंक लैम्पार्ड को भी जज नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं फ्रैंक लैम्पार्ड की अपॉइंटमेंट की। तो फ्रैंक लैम्पार्ड मेरे हिसाब से 50-50 चल रहे हैं। वो एक टैक्टिकल मैनेजर तो अभी है नहीं, वो एक रूकी मैनेजर है। वाइब्स के लिए आए हैं मोस्टली, अभी तो फिलहाल के लिए एंड ऑफ द सीजन के लिए आए हैं और उसके आगे अभी नहीं सोच रहे हैं। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मेन ढंग के मैनेजर को लाना चाहिए था, मेन मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी एंड ऑफ द सीजन तक ठीक है, उसके बाद नागल्समैन या लुइस एनरिके पे जा सकते हैं, और मैनेजर्स भी अवेलेबल होंगे। रूबेन अमोरिम है, तो देखते हैं किस मैनेजर को लेके आएंगे। बट अभी के लिए फ्रैंक लैम्पार्ड ठीक है, वो चेल्सी का सीजन थोड़ा सैल्वेज कर सकते हैं और उन्हें 5th-6th रैंक पे ला सकते हैं। बट ये सब चीजों में पानी फिर गया, और ऑल्दो मेरे लिए सीजन ये मिक्स्ड है अपॉइंटमेंट। एक तरफ से ठीक ही है कि वाइब है कि सीजन तो ऑलरेडी चला गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी लग रहा है कि अगर मेन मैनेजर को अपॉइंट कर लेते तो शायद ये सीजन थोड़ा और बच जाता, वो थोड़ा सा और देख के फिर ध्यान से प्री सीजन लेते। लेकिन आई थिंक चेल्सी बोर्ड जल्दबाजी नहीं करना चाहता है इस अपॉइंटमेंट में, क्योंकि चेल्सी बोर्ड बहुत सारे प्लेयर्स को भी सेल करेगा इस समर मार्केट में, और फिर उससे थोड़ा पहले नए सीजन से थोड़ा सा मतलब प्री सीजन से पहले, कुछ दिन पहले आई थिंक नए मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, उनको करंट प्लेयर्स के बारे में बताएंगे, थोड़े प्लेयर्स सेल करेंगे और फिर उनके लिए कुछ प्लेयर्स और लेके आएंगे टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वाड, टू मेक इट जेल, और फिर उनको प्री सीजन देंगे एंड द प्रोसेस विल स्टार्ट अगेन इन द नेक्स्ट सीजन। मेरे हिसाब से आई थिंक नेक्स्ट सीजन ज्यादा बेटर जाने वाला है। ये सीजन अब ऐसे ही जा रहा है और आई थिंक वो लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, ओनर्स, एंड दे विल वेट टू सी व्हाट हैपेंस अभी द रेस्ट ऑफ द सीजन। आई थिंक ये चेल्सी के चौथे मैनेजर हैं इस सीजन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक हमने इतना प्रीमियर लीग देखा है, इतने मैचेस देखे हैं, लेकिन किसी भी टीम में एक ही सीजन में 4 मैनेजर को आते हुए नहीं देखा है। तो मेरे लिए तो मिक्स्ड फीलिंग है। लैम्पार्ड अच्छा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एटलीस्ट वो 2 काम मेरे हिसाब से कर सकते हैं। ऑल्दो ग्रेट टैक्टिकल मैनेजर अभी नहीं है, ही इज रूकी मैनेजर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन ब्रिंग दैट चेल्सी वे, चेल्सी वाइब्स इन द टीम, वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज वो कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट गेम
खेल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक उन्होंने एक सीजन में ये दिखाया था कि चेल्सी जब डायरेक्ट खेलती है उनके अगेंस्ट तो वो अच्छा खेलती है। तो ये प्लेयर्स को डेवलप करना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना, वाइब्स लेके आना और डायरेक्ट प्ले दिखाना, आई थिंक इससे चेल्सी कुछ मैच जीत के ये सीजन सैल्वेज कर सकती है। चैंपियंस लीग में चेल्सी का क्या होगा वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये मिक्स अपॉइंटमेंट है। ऑल्दो उनकी आज शुरुआत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं उनको जज नहीं करूंगा इस मैच में, क्योंकि उनको सिर्फ 2 दिन मिले थे। और जो लोग उनको दो मैचेस के बाद जज कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनके बारे में, मैं उनसे यही कहूंगा, रुक जाओ, ठीक डिसीजन लिया है। अभी लुइस एनरिके के बारे में ये आ रहा है कि वो बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत चीजें चेंज करना चाह रहे थे। ऐसे नहीं करेंगे ओनर्स। ओनर्स विल वेट एंड सी द बेस्ट ऑप्शन। अब तो बोर्ड भी है हमारा, तो वो बोर्ड वाले लोग ढंग से डिसीजन लेंगे। आई थिंक तब तक के लिए फ्रैंक लैम्पार्ड इज फाइन। और कुछ ना कुछ मैच जीतेंगे देखना, और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा। फ्रैंक लैम्पार्ड अपना डायरेक्ट प्ले करेंगे, वो कुछ प्लेयर्स को इम्प्रूव भी करेंगे। आई थिंक इट विल बी गुड, स्पेशली विद द यंगस्टर्स एंड ऑल, क्योंकि उनको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली द न्यूबीज लाइक मुड्रिक एंड ऑल। तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर एट द एंड ऑफ द सीजन। और इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है चेल्सी फैंस को, जो पैनिक कर रहे हैं फर्स्ट मैच के बाद। आई थिंक दो ही मैच मिले थे, 2 ही दिन मिले थे, एंड इट विल टेक सम टाइम टू बी बेटर। तो ये सीजन तो वैसे भी राइट ऑफ हो ही चुका है, बट थोड़ा बहुत सैल्वेज हो जाएगा इस सीजन में, एंड देन यू विल गो विद द नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट मैनेजर के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए मिक्स्ड फीलिंग है, बट आई थिंक इन द एंड ही विल मैनेज टू डू समथिंग विद दिस टीम, जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट प्ले के साथ और प्लेयर को मोटिवेट करके वाइब्स लाने के साथ। तो ये थी चेल्सी और फ्रैंक लैम्पार्ड की बात। अब हम बात करते हैं एक और मैच की जिसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत इश्यूज हुए। ब्राइटन वर्सेस स्पर्स। स्पर्स बहुत ही गंदा खेली इस मैच में, लेकिन फिर भी 2-1 से जीत गई। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा ब्राइटन अच्छा खेलने के बावजूद भी ये मैच हार गई। स्पेशली मितोमा, जो बहुत ही जबरदस्त स्टार बनते जा रहे हैं प्रीमियर लीग में और वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में, उनके 2 डिसीजन थे स्पेशली वार के, वो बहुत ही गलत थे मेरे हिसाब से, और उनको फिर से देखना पड़ेगा। ईपीएल में एक चीज तो कहने को मिलेगी कि ईपीएल सबसे महंगी लीग है, रिच लीग है, लेकिन वहां का वार सबसे खराब है। पता नहीं किन लोगों को वार में रखा जाता है, और मेरे हिसाब से वार में ढंग के लोग लाने पड़ेंगे जो ढंग के डिसीजन दें। जो भी मिटोमा के 2 डिसीजन हुए थे, पहला डिसीजन था उनका कि वो हैंडबॉल था, हैंडबॉल का डिसीजन और पेनल्टी का डिसीजन दोनों ही गलत थे मेरे हिसाब से। और दोनों बार मिटोमा को अच्छा चांस मिलना चाहिए था, और ब्राइटन को इस मैच में ज्यादा अच्छा रिजल्ट डिजर्व होना चाहिए था। ब्राइटन का रिसेंट में ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्हें ऑफिशियल से ढंग से हेल्प नहीं मिली है, और उनके अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस भी गए हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राइटन अच्छा कर रही है, अच्छा खेल रही है। और इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, स्पर्स से तो बेटर खेला, और स्पर्स ये मैच जीतना डिजर्व नहीं करता था मेरे हिसाब से। स्पर्स ने इतना अच्छा नहीं खेला, और दो सॉन का 100th गोल हुआ इस मैच में, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम सॉन, बट ये मैच में स्पर्स डिजर्व नहीं करता था, और ये वार के डिसीजंस कंप्लीटली गलत थे। और अगर एफए को वार अच्छा करना है तो उनको ढंग के लोगों को वार में लाना पड़ेगा, अदरवाइज वार करेक्ट डिसीजन ज्यादा, गलत डिसीजन ज्यादा कर रहा है, और बहुत सारी टीम्स को, छोटी टीम्स को सफर करना पड़ रहा है। आई थिंक रॉब हो गए ब्राइटन इस मैच में। दे डिजर्व टू विन दिस मैच और गेट समथिंग आउट ऑफ दिस मैच, एंड स्पर्स वर नॉट प्लेइंग दैट वेल एट ऑल, एंड स्पर्स किसी तरीके से जीत गई। बट रियली बैड फ्रॉम वार। मैं वार के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैं बात करूंगा कि वार टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन ऑफिशियल्स को रूल ढंग से बता के क्लियर कट रूल्स देने चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है डिसीजन में, और एक डिसीजन जो एक मैच में मिलता है वो दूसरे मैच में नहीं मिल रहा है। तो रूल्स डिफाइंड होने चाहिए, और जो रेफरीज है उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज ये वार का कोई फायदा नहीं होगा, और ये करेक्ट डिसीजन से ज्यादा गलत डिसीजन देने में हेल्प करेगा, जैसे ब्राइटन के साथ हुआ है। गलत डिसीजन की वजह से ब्राइटन ये मैच हार गई, जो उसको कायदे से जीतना चाहिए था और कुछ पॉइंट्स लेने चाहिए थे। तो वार हमेशा ऐसे ही गलत डिसीजन देता रहेगा अगर आप वहां पे ढंग से ट्रेंड रेफरीज को नहीं बिठाओगे और ढंग से डिसीजन नहीं लोगे। तो सॉरी टू ब्राइटन, एंड किसी तरीके से स्पर्स का ये जीत गई, तो कंग्रेचुलेशन टू स्पर्स।
अब आगे बढ़ते हैं एक और मैच में जिसका मैं व्यूज दे देता हूं। वो मैच है लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। ना लिवरपूल ने ये मैच में सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा खेला। फर्स्ट मैच जो इसका था उसमें आर्सेनल ने डोमिनेट किया और आर्सेनल 2-1 से लीड कर रहा था। आर्सेनल काफ़ी अच्छा खेल रहा था और वो उसी पर्पज से गया था कि वो ये मैच जीतेगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अपना मैच जीत चुकी थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैनचेस्टर सिटी ऑल्दो अपना मैच जीत चुकी थी, इसीलिए आर्सेनल कोशिश कर रहा था कि वो ये मैच जीत जाए और ये इसको आगे ले जाए अपने टाइटल चैलेंज को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिवरपूल सेकेंड हाफ में थोड़ा जग गई, थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेली, अच्छा परफॉर्म किया और गोल करके ये मैच ड्रॉ कर दिया और आर्सेनल के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्यों खड़ी कर दी है? क्योंकि आर्सेनल अब इससे सिर्फ 6 पॉइंट आगे है और सिटी के पास एक मैच इन हैंड है। तो ये जो टाइटल चैलेंज है ये कहीं भी जा सकता है। मैनचेस्टर सिटी क्योंकि अब बहुत अच्छा खेल रही है और लास्ट में उनको आदत है जीतने की और क्लोज इनकाउंटर्स जीतने की, इसीलिए आर्सेनल को बहुत ध्यान देना पड़ेगा और अपने मैचेस में अपना फोकस नहीं खोना पड़ेगा। अभी भी आर्सेनल के पास 8 गेम्स हैं और अभी भी बहुत टफ मैचेस बाकी हैं जो उनको सब जीतने पड़ेंगे और अपना फोकस से हर मैच को क्लोज आउट करना होगा। सिटी एक लंबी स्ट्रीक पे जा सकती है, विनिंग स्ट्रीक पे, और आर्सेनल के लिए आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे इस मैच में ओवरऑल तो आर्सेनल बेटर खेला बट थोड़ा सा, एंड सेकेंड हाफ में लिवरपूल के सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया एंड दे लुक लाइक दे हैव समथिंग और गोल करके उन्होंने मैच को ड्रॉ कर दिया। बाय द वे दैट सेव फ्रॉम रैम्सडेल वाज एक्सीलेंट। रैम्सडेल मेरे हिसाब से इस मैच में मैन ऑफ द मैच है अलॉन्ग साइड मार्टिनेली। मार्टिनेली भी काफ़ी अच्छा खेले इस मैच में और लिवरपूल की तरफ से आई थिंक हेंडरसन अच्छा खेले, साला अच्छा खेले। आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स पुल आउट किए सेकेंड हाफ में स्पेशली, और लिवरपूल ने किसी तरीके से इस मैच में थोड़ी एनर्जी ला के सेकेंड हाफ में ये मैच को ड्रॉ कर दिया ना। उसका मेन चीज़ ये भी हो सकती है कि एनफील्ड में वैसे भी खेलना टफ होता है अलॉन्ग विद क्राउड एंड ऑल, तो आर्सेनल को वहाँ पे जाके जीतना बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन आर्सेनल ने पूरी कोशिश करी क्योंकि अभी आर्सेनल अच्छा खेल रही है। अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाई और लिवरपूल ने अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज, अपने फैंस का जो सपोर्ट है उसके साथ अपना परफॉर्मेंस को लिफ्ट करके ये मैच ड्रॉ कर दिया और आर्सेनल के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल के मैच जीतना चाहिए था, लेकिन लिवरपूल की मेहनत से, लिवरपूल के अग्रेशन से सेकेंड हाफ में ये मैच ड्रॉ हो गया। तो लिवरपूल ने आर्सेनल को रोक दिया और मैनचेस्टर सिटी को के लिए एक बहुत बड़ा वे खोल दिया टाइटल के लिए। और यहां से अब हम बात करते हैं जिसके लिए ये टाइटल का होप खोला है, वो है मैनचेस्टर सिटी की। मैनचेस्टर सिटी ने बड़ी बुरी तरीके से ये मैच में जीत हासिल की और मतलब मैं ये कहूँगा कि ये मैच में ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैनचेस्टर सिटी हारेगी। हालैंड हालैंड का गोल जो था, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी साउथहैम्पटन के साथ खेल रही थी, हालैंड का जो गोल था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ऑल्दो साउथहैम्पटन ने एक गोल किया लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कभी कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच हारेगी। तो हालैंड ने 2 गोल किए, आई थिंक एल्वारेज ने 1 गोल किया। मतलब हालैंड की जो गोल थे, स्पेशली सेकंड गोल था जो बाइसिकल किक थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और हालैंड आई थिंक मतलब ज़बरदस्त गोल फॉर्म में पहले सीजन में कमाल कर दिया उन्होंने। अगर ऐसे ही करते रहे तो आर्सेनल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैनचेस्टर सिटी ने मैच कंप्लीटली डोमिनेट किया। केविन डी ब्रुयने, गुंडोगान ने, ग्रीलिश ने बड़ा अच्छा खेला। ग्रीलिश धीरे धीरे सेकेंड सीजन अंडर पेप धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं और दिख रहे हैं वो प्लेयर जो मैनचेस्टर सिटी ने खरीदे थे इतने महंगे। ग्रीलिश बहुत अच्छा खेला लेफ्ट हैंड साइड से, उन्होंने अच्छा कोलैब किया, कनेक्ट किया हालैंड के साथ। और ऑफ कोर्स केविन डी ब्रुयने भी बार बार सेंटर में या लेफ्ट में घूमे जा रहे थे और अर्लिंग हालैंड को असिस्ट पे असिस्ट दिए जा रहे थे। अर्लिंग हालैंड को अगर असिस्ट दोगे आप तो अर्लिंग हालैंड आपके लिए गोल करेंगे और वही उन्होंने किया और ये मैच सिटी ने बहुत ही आसानी से डोमिनेट करके मैच जीत लिया। साउथहैम्पटन मोस्ट ऑफ द गेम में बहुत पैसिव रहा, उनके पास कभी बॉल रही नहीं
और सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया मिडफील्ड से और बैक से एंड इजीली इस मैच को बाद में कंट्रोल कर लिया। बाद में एल्वारेज आए और वो भी काफ़ी अग्रेसिव दिखे एंड ही इवेंचुअली स्कोर्ड अ गोल एंड सिटी गॉट द 4-1 विन अगेंस्ट साउथहैम्पटन। और इजीली सिटी अब जिस तरीके से वो खेल रही है, जिस तरीके से वो फॉर्म में आ गई है, वो फेवरेट लग रही है टाइटल के लिए। अभी भी आर्सेनल के पास 6 पॉइंट की या 5 पॉइंट की बढ़त है, आई थिंक 6 की है, लेकिन सिटी के पास एक गेम इन हैंड है और ऐसे मौकों पे सिटी हमेशा जीत जाती है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द एंड ऑफ द सीजन, बट अभी के लिए सिटी सीम्स टू बी द फेवरेट, आर्सेनल सीम्स टू बी द फेवरेट, बट सिटी इज समहाउ क्लोजिंग इन। तो ये थी गाइज ईपीएल की कुछ मैचेस की बातें। मैं अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनको इजी विन मिल गया और रैशफोर्ड को इंजरी हो गई। ज़्यादा उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें से कुछ खास नहीं था मैच में, सिंपल मैच था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंट्रोल करा और इजी 2-0 विक्ट्री ले ली और वो भी अपने आगे चार्ज कर रहे हैं। मैं न्यूकासल की भी बात नहीं करूंगा, उनके लिए भी इजी विक्ट्री थी। दे प्लेड रियली वेल एंड दे आर ऑल्सो ऑन द हंट फॉर टॉप 4 प्लेसेस। तो इन दोनों की मैं अभी बात नहीं करूंगा और मैं बात करूँ मैं दूसरी लीग से भी ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि नेपोली जीत गई और नेपोली आई थिंक अब चैंपियन बनी गई है एंड बायर्न म्यूनचन ऑल्सो वन, तो वो भी जीत गए हैं एंड दे आर ऑल्सो डोमिनेटिंग नाउ एंड कंट्रोलिंग द बुंडेसलीगा। तो ये टीम्स अच्छा खेल ही रही हैं। इन मैचेस में ज़्यादा कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। जिन मैचेस में था मैंने बात करी, लेकिन इन मैचेस में ज़्यादा कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। तो इसीलिए हम स्ट्रेट अवे चलते हैं और बात करते हैं जो अभी 4 मैचेस चैंपियंस लीग के होने वाले हैं उसके मैचेस के बारे में और अपना प्रीव्यू के बारे में। तो सबसे पहला मैच जो होने वाला है वो होने वाला है आई थिंक चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड में मैं फेवरेट तो मानता हूँ रियल मैड्रिड को, जैसे वो खेल रहे हैं, जैसे वो चैंपियंस लीग में खेलते हैं। बेंजेमा, विनीशियस जूनियर ऑन फायर और चेल्सी जो गोल नहीं कर पा रही है, चौथे मैनेजर के साथ है। तो कहने को कुछ भी हो सकता है, चेल्सी भी सरप्राइज ला सकती है क्योंकि सबको लग रहा था कि वो डॉर्टमुंड से भी हार जाएगी, लेकिन वो जीत गई। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी भी मैं 80% रियल मैड्रिड को ही इसकी फेवरेट मानूंगा। नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिफेंस बट बिकॉज ऑफ देयर मिडफील्ड एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सप्लोसिव फ्रंट लाइन। जो उनके रॉड्रिगो हैं, विनीशियस जूनियर हैं और बेंजेमा है, ये तीनों फिट किसी भी टीम को धराशायी कर सकते हैं। उन्होंने लिवरपूल को भी किया था लिवरपूल के होम ग्राउंड में आकर। तो चेल्सी भी लिवरपूल वाली हालत में ही है, वो अच्छा नहीं खेल रही है, अच्छा डिफेंस भी नहीं कर रही है, मिडफील्ड से भी ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रही है और गोल भी नहीं कर पा रही है। तो उनकी जो फ्रंट लाइन है रियल मैड्रिड की, वो इतनी डेंजरस है कि वो कुछ भी कर सकती है और आई थिंक वो चेल्सी को बहुत सारे गोल करने वाली है, दागने वाली है। चेल्सी को अपनी तरफ से अगर ये गेम जीतना है और अपने ऑड्स बढ़ाने हैं तो चेल्सी को यही करना पड़ेगा, उनको डिफेंस में गोल नहीं खाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से 1-2 गोल निकाल लें, कोई प्लेयर उनका चल जाए। अब सीन ये है कि ओबामेयांग नहीं है, एक ही स्ट्राइकर है, फोफाना, 2 स्ट्राइकर्स हैं बेसिकली चेल्सी के पास और वो दोनों ही नहीं है, अग्रोया इंजर्ड है, तो लिया हुआ है हैवर्ट्स को। तो हैवर्ट्स को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, जॉ फिलिक्स को उठानी पड़ेगी गोल स्कोर करने की एंड इन्हीं को मिल के गोल करना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन हैवर्ट्स का कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने गोल कर दिए और चेल्सी ने अच्छी डिफेंसिव परफॉर्मेंस दिखा दी तो चेल्सी कुछ कर सकती है। अदरवाइज 70% बिकॉज ऑफ देयर फ्रंट लाइन पावर रियल मैड्रिड इज द फेवरेट इन दिस टाई। और मिडफील्ड में भी उनके पास मॉड्रिच हैं, क्रूस हैं, कामाविंगा हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, चुआमेनी हैं, तो वैल्वर्डे हैं जो मैच को कंट्रोल कर लेते हैं। और लिवरपूल एक डेंजरस टीम हो सकती है और ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द सीएल। तो इसलिए रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द सीएल। तो रियल मैड्रिड इज द फेवरेट टीम, लेकिन चेल्सी अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ चाहती है कि वो गोल रोक दे और कहीं से 2 गोल ढूंढ ले तो शायद ही गेम जीत सकती है। बट ओवरऑल आई गिव 80% ऑड्स टू रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड और चेल्सी गेम के बाद अगला गेम होगा बायर्न म्यूनchen वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। बायर्न म्यूनchen वर्सेस मैनचेस्टर सिटी बहुत ही एक्साइटिंग गेम होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा। दोनों ही स्क्वाड्स बहुत पावरफुल हैं
और मैं स्लाइट एज मैनचेस्टर सिटी को देता हूँ बिकॉज ऑफ पेप गार्डियोला, लेकिन दोनों ही स्क्वाड बहुत टैलेंटेड है, बहुत पावरफुल हैं और अपने दिन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी सिटी की फ्रंट लाइन सब जानते हैं, हालैंड है, अभी उनके जो जितने भी गुंडोगन हैं आपके, ये मिडफील्ड में आपके ये गुंडोगन, आपके केविन डी ब्रुयने सब हैं, बर्नार्डो सिल्वा सभी अच्छा खेलते हैं, और फोर्डिन हैं, ग्रीलिश हैं, सब बढ़िया खेलते हैं और अच्छी टीम परफॉर्मेंस देते हैं, सब फॉर्म में भी हैं और दे प्ले वेल एज अ टीम। मारेज भी हैं, तो इनके पास ऐसे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और वर्ल्ड क्लास मैनेजर हैं जो मोस्ट गेम्स को डोमिनेट करते हैं। और बायर्न म्यूनिख का स्क्वाड सुपर टैलेंटेड है और अब उनके पास टॉमस टुकल है जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, स्पेशली इन द चैंपियंस लीग, आप जानते ही हो उनको। और उनके पास भी जो टीम है वो भी ज़बरदस्त है, मुसियाला हैं, मुलर हैं, शुपोमोटिंग भी गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, और आपके माने हैं, साने हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके पास, कोमन है जो गेम में इम्पैक्ट कर सकते हैं, किक है जो गेम में इम्पैक्ट करके इस गेम को जिता सकते हैं। तो दोनों टीम के पास ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो गेम में अपना इम्पैक्ट कर सकते हैं और उस दिन जो अच्छा खेल गया वो ये गेम जीतेगा। मेरे हिसाब से ये 50-50 है, ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी हैज़ अ स्लाइट एज मैं कहूँगा, लेकिन ये गेम 50-50 है मेरे लिए, ये वाला जो राउंड है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के पास ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो अगर फॉर्म में आ गए तो किसी भी डिफेंस के लिए इशू कर सकते हैं। और टुकल को पता है कौन से प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करनी है अगेंस्ट पेप गार्डियोला। एंड ऑल्दो पेप गार्डियोला इज अ बेटर मैनेजर मेरे हिसाब से, लेकिन थॉमस टुकल हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बीटिंग पेप गार्डियोला एंड आउट टैक्टिकली आउट क्लासिंग पेप गार्डियोला। तो देखते हैं क्या वो टैक्टिकली पेप गार्डियोला को हरा पाते हैं, क्या वो ये मैच में कुछ इम्पैक्ट कर पाते हैं, क्या थॉमस टुकल को लेने का डिसीजन मिड सीजन में फायरिंग नागल्समैन बायर्न के काम आता है, ये सब मैच में ही देखने को मिलेगा। ऑल्दो आई फील मैनचेस्टर सिटी हैज स्लाइट एज इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल स्क्वाड, लेकिन बायर्न म्यूनिख का स्क्वाड भी बहुत जबरदस्त है एंड दे आर नाउ वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द CL बिकॉज ऑफ थॉमस टुचल। वर्ल्ड क्लास मैनेजर है दोनों के पास और वर्ल्ड क्लास स्क्वाड्स हैं, देखते हैं कौन सा उस डे में अच्छा खेलता है एंड द स्क्वाड दैट स्कोर्स आई थिंक द मोस्ट गोल्स इन दिस मैच विल विन। दोनों के डिफेंस अच्छे हैं लेकिन दोनों के अटैक और भी अच्छे हैं और मेरे हिसाब से इस टाइम में बहुत गोल्स होने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट विल बी हालैंड वर्सेस मुलर, इट विल बी केविन डी ब्रुयने वर्सेस किमिक, बहुत सारे बैटल्स देखने को मिलेंगे, मुसियाला वर्सेस ग्रिलिश। देखते हैं कौन जीतता है और कौन आगे आता है। तो 50-50 फॉर मी, एनीवन कैन विन दिस टाई। नेक्स्ट मैच है बेनफिका वर्सेस AC मिलान। बेनफिका वर्सेस AC मिलान में मेरे हिसाब से बेनफिका आर द फेवरेट्स, ऑल्दो AC मिलान हैज अ गुड स्क्वाड और वो अपने टाइम पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं एंड दे कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज। लेकिन बेनफिका इस सीजन में बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है, एज अ यूनिट खेल रहा है एंड दे हैव लॉस्ट ओनली आई थिंक 1 मैच। तो बेनफिका मतलब जबरदस्त खेलने के साथ साथ बेनफिका में जो यूनिटी है वो बहुत अच्छी है, वो एक टीम की तरह खेलते हैं एंड दे ट्राई टू परफॉर्म एंड आउट क्लास देयर अपोनेंट्स बाय प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग इन अ ग्रुप सॉर्ट ऑफ वे, और वो बैलेंस्ड गेम खेल के दे ट्राई टू आउट क्लास देयर अपोनेंट्स। AC मिलान के पास भी फायर पावर है इस मैच में कुछ करने की, कुछ इसको बेनफिका को हराने की, बट द प्रॉब्लम विद AC मिलान इज AC मिलान ना टीम की तरह नहीं खेलती है। उनके पास इंडिविजुअल्स हैं जो गेम जिता सकते हैं, लेकिन अगर टीम की जहां तक बात आती है, टीम की तरह खेलना, डिफेंस में भी मिडफील्ड में भी एक साथ 2-3 प्लेयर्स का आगे आना और अटैक भी एक साथ करना, तो जो ज्यादा टीम यूनिटी है, टीम बैलेंस है, वो बेनफिका में है। ऑल्दो AC मिलान इज फुली केपेबल ऑफ बीटिंग बेनफिका, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ना तो थोड़ा सा स्लाइट एज बेनफिका के पास है, द वे दे प्ले, द वे दे परफॉर्म एंड द वे दे गो अबाउट देयर बिजनेस। तो आई थिंक मैं जरा सा एज बेनफिका को दूंगा इसमें, ऑल्दो AC मिलान इज फुली capable of springing a surprise
लेकिन यहां पे मैं 60% चांस बेनफिका को दूंगा जीतने का और 40% चांस एसी मिलान को दूंगा। तो बेनफिका इज द फेवरेट इन दिस टाई बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल टीम एफर्ट और टीम द वे दे प्ले एज अ टीम। तो बेनफिका इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड अ डार्क हॉर्स। देन ये टाई में, इस टाई के बाद चलो अब हम, इस टाइम में तो मैंने बेनफिका को फेवरेट बना दिया है। अब हम बात करते हैं अगले टाई की, जो है लास्ट टाई की, जो है नापोली वर्सेस इंटर। तो नापोली वर्सेस इंटर भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। सेरिया की दोनों टीम्स हैं, दोनों एक दूसरे को जानती हैं। नापोली जबरदस्त फॉर्म में है, आई थिंक सेरिया टाइटल भी वो जीत गई है, तो वहां से उनकी टेंशन खत्म हो गई है। नाउ दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन चैंपियंस लीग एंड कैन एक्चुअली विन द चैंपियंस लीग। बहुत ही सुपर टैलेंटेड स्क्वाड है, सुपर टैलेंटेड मैनेजर है एंड द वे दे प्ले इज सुपर डेंजरस। ऑल्दो इंटर के पास अगेन सरप्राइज करने का उनको ऑप्शन है। दे हैव प्लेयर्स हु कैन प्ले वेल एंड बीट एनी टीम ऑन देयर डे, बट ओवरऑल अगर आप नापोली की टीम को देखें, स्पेशली उनके दो सुपरस्टार को, क्विचा क्वारसेलिया और आपके विक्टर ओसिमन को, तो वो उनको फेवरेट बनाती हैं। स्पेलेटी बहुत अच्छे मैनेजर हैं and he is probably one of the dark horses to win the manager of the season. तो मेरे हिसाब से यहां पे मैं एज नापोली को दूंगा। ऑल्दो इंटर भी अच्छा खेल सकती है, लेकिन आई थिंक नापोली हैज द फायर पावर एंड हैज अ वेरी गुड मैनेजर टू बीट इंटर एंड मूव फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनल्स। तो देखते हैं क्या होगा, क्या क्विचा क्वारट्स्केलिया और विक्टर ओसिमन का वही जादू चलेगा और नापोली बीट करेगी। मैं अभी बता रहा हूँ, रिसेंट में नापोली के कुछ रिजल्ट्स खराब गए हैं, सब जानते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो लीग आई थिंक जीत चुकी है, सेरिया टाइटल जीत चुकी है, तो वहां से वो फ्री हो चुकी है एंड आई थिंक दे विल नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन चैंपियंस लीग एंड दे विल ट्राई टू विन इट एंड क्विचा क्वारट्स्केलिया एंड विक्टर ओसिमन वुड बी रेडी एंड फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स और रेडी टू फायर। तो देखते हैं कि मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स क्या क्विचा और विक्टर ओसिमन कर पाते हैं। These two will be the key for Napoli to break the Inter's defense apart, और देखते हैं कि ये दोनों क्या चैंपियंस लीग के एमवीपीज बन के निकलते हैं। अभी तक मेरे हिसाब से यही दोनों चैंपियंस लीग के एमवीपीज हैं, तो क्या ये इस बार भी कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा। इंटर इज फुली केपेबल ऑफ बीटिंग देयर अपोनेंट। इंटर जानती है नापोली को वो कैसे खेलते हैं और सेम लीग की टीम्स हैं, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा आइडिया तो है, थोड़ा क्या मतलब काफी आइडिया है कि नापोली कैसे खेल रही है, स्प्लेटी क्या करेंगे। लेकिन दिस इज चैंपियंस लीग, यहां पे नापोली फुल फ्री होकर खेलेगी बिकॉज दे हैव रैप्ड अप द सीरिया आई थिंक। तो आई थिंक ओवरऑल नापोली इज द फेवरेट टू गो थ्रू। आई थिंक 70% ऑड्स मैं नापोली को दूंगा और 30% ऑड्स मैं इंटर को दूंगा। तो गाइस ये थे चैंपियंस लीग के प्रीव्यू। चैंपियंस लीग के मैच देखेंगे, फिर मैं अपने प्रीव्यू आपको दूंगा इसमें आफ्टर द मैच शॉर्ट्स में। और गाइस इस चैनल में अभी और वीडियोस भी आएंगे, जो टैक्टिक्स वाले वीडियो भी आएंगे। हम अभी पहला टैक्टिक्स वाला वीडियो निकालेंगे, हाउ टू फिक्स चेल्सी, और हम इसमें आगे दूसरे ट्रांसफर मार्केट वाले विंडोज भी निकालेंगे एंड वी विल डू मोर शॉर्ट्स एज वेल। तो वेट फॉर माई रिएक्शन ऑन शॉर्ट्स, फिर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे इन सब मैचेस की और क्या हुआ पूरे इस वीक में। तो गाइस ये था हमारा इस बार का एपिसोड, आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, हमारे चैनल को आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ऐसे हम अपने ओपिनियन देते रहेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीजें फुटबॉल से रिलेटेड इस चैनल में लाते रहेंगे। तो गाइस दिस वाज आवर वीडियो, मैं हूं फूटी क्यूरियस, मैं आपसे इजाजत देता हूं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।